चलिए बेटा, टॉपिक है रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस की डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एग्जांपल के थ्रू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और कोशिश करेंगे रेजोनेंस को समझाने की। पहले एग्जांपल लेते हैं। ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है। ज़्यादातर बच्चों को टॉपिक या तो क्लियर नहीं होता या तो अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ाने में कमी रह जाती है बच्चे के समझने में। यानी पढ़ाया अच्छा जाता है और बच्चा समझता अलग तरीके से, अपने एंगल से समझता है इस टॉपिक को। डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे। डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। डेफिनेशन के भी वेट कर लो। मान लो हम ओजोन का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ओजोन का। ठीक है जी। याद है ओजोन का जब लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमने ये बात करी थी कि ओजोन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम उसको जब बांट रहे थे यूं बांट रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दो ओ को दे दिए थे और अभी भी बीच वाले ओ के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया था, बताओ क्या किया था? देखते हैं किसको याद है क्या किया था। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाया था। तो हमने कहा था किसी के भी इलेक्ट्रॉन उठा लो, लेफ्ट वाले के भी उठा सकते हो, राइट के भी उठा सकते हो। तो मान लो मैंने लेफ्ट वाले को उठा लिया, लेफ्ट वाले के 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने के बाद हमने उन 2 इलेक्ट्रॉन से यहां डबल बॉन्ड बना लिया। पर जिस दिन मैं टॉपिक करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो डबल बॉन्ड यूं बना सकते हो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठा सकते हो। मैंने कहा था नहीं कहा था ये बात आपको? यस सर। यहां आपको ऐसे नहीं समझ में, आप इसको यूं समझो। मान लो मैंने आपको ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को दिया 50 बच्चों की क्लास में। उन 50 बच्चों की क्लास में मान लो 40 बच्चों का सही है, तो उन 40 में से हो सकता है कुछ बच्चों ने ये बनाया होगा, कुछ बच्चों ने ये बनाया होगा। ऑब्वियस है, ऐसा तो है नहीं कि 40 के 40 बच्चे ये बना के आगे होंगे या 40 के 40 बच्चे ये बना के आगे होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है ऑफ व्हाट, यहां पे पॉसिबिलिटी है ऑफ राइटिंग अ लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। एंड हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर टू ड्रॉ लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल? 2। 2। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये है और एक ये है, 1 है और 2 है। फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि दोनों में से सही कौन सा है, पहला या दूसरा। इसीलिए यहां पर कई बच्चे गलत सीख लेते हैं या कई बार हम गलत सिखा देते हैं बच्चों को। कई बार किताब कहना सही चाहती है, बच्चा उसको गलत सीख लेता है अपने हिसाब से। यहां पे बच्चों को ये गलत फहमी आने लगती है कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, दोनों ही सही है। और ये बात गलत है, दोनों में से कोई भी सही स्ट्रक्चर नहीं है ओजोन का। मैं ध्यान रखें, मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन पे अभी तक नहीं आया हूं। दोनों में से एक भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। फिर बहस हुई दोनों में से सही नहीं है, फिर सही कौन सा है, पहला है दूसरा या कोई और? आप एक बात बताओ, जब कभी आपको चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर को नहीं पता कि आपकी हड्डी टूटी या नहीं टूटी, कि आप ऐसे ही घबरा के शोर मचा रहे हो या दर्द से शोर मचा रहे हो। डॉक्टर क्या कराता है? फिर एक्सरे कराता नहीं कराता? कि एक्सरे, एक्सरे। एक्सरे करा लो, हड्डी टूटी नहीं टूटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हड्डी टूटी है तो मेरा इलाज अलग डायरेक्शन में चलेगा, हड्डी नहीं टूटे तो इलाज अलग डायरेक्शन में चलेगा। राइट? ऐसा होता नहीं होता? यहां पर भी बहस है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। तो देखिए बच्चे, अगर तो पहला सही था, अगर तो ये सही है, तो आप अभी बॉन्ड पैरामीटर पढ़ के आयो सारे, अभी 1 मिनट पहले पढ़ के आयो। अगर ये पहला स्ट्रक्चर सही है तो डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। यानी कि ये बॉन्ड छोटा आना चाहिए और ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अभी पढ़ के आए नहीं आए आप ये लोग कि डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है? यस सर।
बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अभी तो पढ़ा हमने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लेक्चर दिया मैंने आपको। अच्छा, अगर दूसरा सही है तो फिर एक बॉन्ड छोटा आना चाहिए और एक बॉन्ड ऐसा आना चाहिए ओजोन। यस सर। तो अगर दोनों में से कोई एक सही है तो ओजोन में एक बॉन्ड छोटा और एक बॉन्ड बड़ा आना चाहिए। ये हमारे को उम्मीद थी ओजोन के स्ट्रक्चर से। हमने ओजोन का किया, ओजोन का एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। हमें 3 ओ एटम दिखाई दिए, 1 2 3। बच्चों एक्सरे में ना एटम नहीं दिखते, एक्सरे में क्या दिखता है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस सबसे ज्यादा डेंस पार्ट होता है। किस महान साइंटिस्ट ने बताया था ये? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड रदरफोर्ड। चाहे उसकी थ्योरी फेल थी, पर आपने ये तो बताया ना कि ये बात बताने वाला रदरफोर्ड था कि न्यूक्लियस सबसे डेंस पार्ट होता है। तो जब एक्सरे करेंगे तो न्यूक्लियस से तो दिखाई देगा। आप एक बात बताओ, आप अपनी बॉडी का एक्सरे कराते हो तो आपको सिर्फ हड्डियां दिखाई देती है ना अपनी, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे डेंस पार्ट क्या है? बोन्स। बोन्स की तो शेडो दिखाई देगी, तो डेंस होगा उसकी शेडो दिखाई देगी। तो हमने ओजोन का कर दिया एक्सरे। ओजोन का एक्सरे दिखाई दिए, ऑब्वियस है वो 3 डॉट किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। तो ये रहा पहला ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, ये रहा तीसरा ऑक्सीजन, राइट। और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी अभी सिखा के आया हूं क्या होती है भाई? क्या आया हूं, क्या होती है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। हमने इनके न्यूक्लियस की दूरी को मेजर किया और हमने बॉन्ड लेंथ पता लगा दी। कितनी बॉन्ड लेंथ जानते हो मेरे बच्चे? दोनों बॉन्ड लेंथ। दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ वर फाउंड टू बी इक्वल। मेरे बच्चे आप बताओ, एक्सरे से तो बड़ा कोई सबूत नहीं होता ना। तो जब दोनों ही बॉन्ड लेंथ बराबर आ गई तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप पे छोड़ता हूं, छोड़ दो किताबें क्या कहती हैं, छोड़ दो मैं क्या कहता हूं, छोड़ दो टीचर क्या कहते हैं, तो बताओ फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है? क्या लगता है मेरे बच्चे फिर आप? दोनों सही है। दोनों सही नहीं है, यस सर। दोनों गलत है। दोनों गलत है मेरे बच्चे। फिर तो जब दोनों में बॉन्ड बराबर आ गया तो पहले और दूसरे के अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और कभी कभी पता है किताबें या बच्चे खुद क्या समझ लेते हैं, कई बार ना बच्चा अपने हिसाब से चीजें समझता है मेरे बच्चे, और हमें वो चीज सोच के भी पढ़ानी पड़ती है। कई बार बच्चा पता है क्या सोच लेता है कि कुछ देर के लिए ये होगा, कुछ देर के लिए ये होगा। नहीं मेरे बच्चे, जब इनका अस्तित्व ही नहीं है तो कुछ देर के लिए कहने का मतलब क्या हो गया? आप एक बात बताओ, जो प्लेयर टीम में है ही नहीं है, कुछ देर के लिए वो 2 ओवर खेल के आया मैच में, इसका कोई मतलब हुआ क्या? इस समय मेरे रूम में मेरे अलावा कोई प्राणी नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कुछ देर के लिए वैभव शर्मा मेरी क्लास में बैठा था? नहीं बैठा था। जब है ही नहीं तो कुछ देर के लिए कहां से आ गया? वैभव शर्मा कुछ देर के लिए तो क्या मेरी क्लास में है क्या? नो सर। जब है ही नहीं तो कुछ देर का मतलब कहां से आ गया? तेरा अस्तित्व यहां पर है ही नहीं तो कुछ देर के लिए कहां से आ गया? तो क्या ये कहना सही है कुछ देर के लिए ये होता है, कुछ देर के लिए ये होता है? नहीं मेरे बच्चे, रेजोनेंस को कभी भी प्लीज मेरे बच्चे गलत फहमी में मत। रेजोनेंस तो अच्छे अच्छों की वीक होती है। तो जब बॉन्ड लेंथ दोनों में बराबर आ गई तो ये बात वहीं पे स्पष्ट हो गई कि पहला और दूसरा स्ट्रक्चर ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं। देखिए अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। कई बार हमारे पढ़ाने का अंदाज भी वैसा होता है कि बच्चे के दिमाग में सवाल पैदा करता है और वो जरूरी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, ये जो लेंथ आई ये सिंगल बॉन्ड वाली आई, डबल बॉन्ड वाली आई? क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है।
आप कहोगे कि सर ये डबल बॉन्ड वाली लेंथ थी या सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ थी। मान लो सिंगल बॉन्ड की लेंथ, मान लो, मैं कह रहा हूं, मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं जा रहा। मान लो सिंगल बॉन्ड की लेंथ थी 140, मान लो डबल बॉन्ड की लेंथ थी 120, तो आपके मन में एक सवाल आएगा नहीं आएगा, सर एक बार बताओ ये 140 है या 120 है? दोनों बराबर हैं, ये 140 वाली लेंथ है या 120 वाली लेंथ है? आप कहेंगे कि सर अगर 140 वाली लेंथ है तो इसका मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड है। आप कहेंगे कि सर दोनों में 120 वाली लेंथ है तो दोनों में डबल बॉन्ड है। दोनों में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। तो फिर आपके मन में सवाल एक और पैदा हो गया कि सर चलो ठीक है, दोनों बॉन्ड बराबर हैं, समझ में आ गया सर, अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ ये डबल बॉन्ड वाली लेंथ है या सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ है? और बच्चे कमाल की बात बताऊं, कमाल की बात ये है, ये लेंथ ना ही सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ है ना ही डबल बॉन्ड वाली लेंथ है। ये लेंथ सिंगल से थोड़ी छोटी है और डबल से थोड़ी बड़ी है, और ये भी सिंगल से थोड़ी बड़ी छोटी है और डबल से थोड़ी बड़ी है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लेंथ है ना सिंगल बॉन्ड की लेंथ है ना ही ये डबल बॉन्ड की लेंथ है। बोलो, इसका मतलब ये डबल से थोड़ी बड़ी है, सिंगल से थोड़ी छोटी है। तो इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि ओजोन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा इधर है, और इस थोड़े को हम शब्द देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और जो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से सीख के आया वो सवाल पूछेगा, पक्की बात है, पूछेगा सर ये बॉन्ड ऑर्डर बताओ फिर कितने? सर इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है या 2 है? मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको इन दो आइटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 1.5 लग रहा है? 1.5। शाबाश, 1.5. शाबाश। 1.5 is higher than 1 but lesser than 2. Therefore, this bond length is greater than double bond but shorter than single bond. यानी कि डबल बॉन्ड दोनों में बराबर बट गया, दोनों में बराबर बट गया। अगर दो बच्चे खाना खा रहे हैं और उनके घर में 3 रोटियां हैं, तो उनकी माता जी उनको एक एक रोटी तो दे देगी, तो झगड़ा ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ? झगड़ा ना हो, हाफ कर देगी थर्ड को. आधी आधी खा लो भाई, आधी आधी खा लो, पार्शियल रोटी खा लो, आधी तू और आधी तू खा ले भाई। ठीक ऐसे मेरे बच्चों, ओजोन में जो डबल बॉन्ड था वो ना ही इधर बटा ना ही इधर बटा। तो फिर मैंने तो शुरुआत से एक बात सिखाई है, इक्वालिटी, समानता, एक भाव, एक रूप, एक समान, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे देश हो। तो यहां पे भी तो इक्वालिटी होगी नहीं होगी? डबल बॉन्ड दोनों में बट गया नहीं बट गया? बताओ, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चे? इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड दोनों में बराबर बट गया, डबल बॉन्ड दोनों में बराबर बट गया। एंड दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अगर कोई आपसे पूछो ना ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ये नहीं, ये नहीं, ये यस, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। फिर बच्चे के मन में एक और सवाल आता है, देखो आपके मन के सवाल निकाल रहा हूं मैं बाहर, आप मेरे सामने नहीं है, फिर भी आपके मन के सवाल खींचने बाहर मैंने। फिर बच्चे के मन में सवाल आता है, सर एक बात बताओ, सर जब आपने डबल बॉन्ड बनाया था ना, समझ में आ गया डबल बॉन्ड दोनों में बट गया,
सर आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था ना, समझ में आ गया, डबल बॉन्ड दोनों में बट गया। सर एक चीज समझ नहीं आई, डबल बॉन्ड इन दोनों में कैसे बट गया? ये सवाल आपके मन में आता है नहीं आता? जल्दी से, Yes, sir. क्या सवाल आता है, जल्दी बोलो। सर ये आया था कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो किस साइड होगा? कैसे होगा? यस सर, मुझे भी आया था। आया था? जब आया था तो बोलते क्यों नहीं? मैं आपके सवाल आपके मन के खींचता रहूंगा बार 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 कि बच्चा ये सोचता है, बच्चा ये सोचता है। बोला करो ना, पूछा करो ना। सोचो जिस दिन मैं ये पूछना बंद कर दूंगा, मैं बताना बंद कर दूंगा, तो आपके तो कई डाउट दबे के दबे रह जाएंगे। हमारे देश को महान साइंटिस्ट मिलने से वंचित रह जाएंगे। अरे आप ही तो साइंटिस्ट बनेंगे बड़े होके। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे साइंटिस्ट बन जाते हैं, पर कुछ तो साइंटिस्ट बनेंगे ना, कुछ तो खोज करेंगे। कैसे करोगे खोज बिना सवाल पूछे? नहीं बच्चे, सवाल बनता है। बच्चा कहता है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ में आ गया, 2 बट गए, ये देखो कितने सुंदर बट गए। सर ये तो समझ में आ गया, 2 यहाँ बट गए। सर ये बताओ 2 आधे इधर कैसे बट गए? सर रोटी तो समझ में आ गई थी, रोटी आधी ये बट गई, आधी ये बट गई। मेरे बच्चे बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, रोटी नहीं है जो समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में? ये बात लुइस से भी पूछी गई। कौन सी बात? जो मैंने कहा बच्चा सोचता है, जो बच्चे पूछ रहे थे, सर ये बच्चे सर भी कह रहे हैं, सर बच्चे सवाल आ रहा है। बच्चों के नाम नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बच्चे बोल रहे थे, पर बच्चे कह रहे थे सर सवाल आया हमारे दिमाग में। ये सवाल लुइस से पूछा गया, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये 2 क्या है, बताना जरा। ये लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन है। कब पढ़े थे हमने? ये फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। तो ये सवाल लुइस से पूछा गया, भाई एक बात बता, 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों में बांट के दिखा। लुइस क्या कहता है? लुइस कहता है मुझे नहीं पता। अब बताओ फिर, मुझे नहीं पता तो फिर क्या बना दिया लुइस की फिर? यस यस यस, ये लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन की लिमिटेशन है कि लुइस इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता पाया कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बट गए। तो भैया जब लुइस को नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं कैसे बट गए? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? लुइस को नहीं पता, यानी कि लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन की कमी है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज 3 एटम्स। नो, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। हम इसको ये समझ लेते हैं, हमने किस बिहाफ पे समझ लिया कि डबल बॉन्ड दोनों में बराबर बढ़ गया? कोई बताएगा किस किस सबूत पे मैंने इस बात को मान लिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर बराबर बढ़ गए? इस बात, ये जब बॉन्ड लेंथ बराबर आई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में बराबर है। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है, यानी कि दोनों में ना सिंगल है ना दोनों में डबल है, क्योंकि लेंथ डबल से थोड़ी बड़ी और सिंगल से थोड़ी छोटी थी। तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में बराबर बराबर बट गए होंगे, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड। इसलिए बॉन्ड मैंने डॉटेड से बनाया मेरे बच्चों, और बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दिया मैंने फिर उसका। पर ये बटा कैसे, आधा उधर आधा उधर, ये लुइस को भी नहीं पता। यानी कि रेजोनेंस की डेफिनेशन का जन्म कब होता है? रेजोनेंस कंसेप्ट का जन्म कब होता है, अस्तित्व कब होता है? जब लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन में, मैं आप डेफिनेशन पे आने वाला हूं, प्लीज बी केयरफुल। जब लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूं, बाद में इंग्लिश में बोलूंगा। जब लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन में एक से अधिक ऑप्शंस हो, पॉसिबिलिटीज हो, और उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन ना किया जाए, और एक्चुअल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर उनकी झलक हो, पर उस पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमने एटम की शिफ्टिंग नहीं करनी, एटम वहीं के वहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग करनी है कि इधर आ गए इधर आ गए, ये इधर डबल बॉन्ड नहीं तो इधर बन जाए, तो रेजोनेंस का जन्म होता है। यानी कि रेजोनेंस की एंट्री कहां है? जब लुइस की मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बन सकती है, जब एक्चुअल स्ट्रक्चर लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन से समझाया नहीं जा सकता है, तो जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो डिफरेंट ऑप्शंस बनती हैं दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स,
या कैनाइनिकल, पूरा लिखता हूं इसको, कैनाइनिकल स्ट्रक्चर्स, और एक और नाम होता है इनका, मुझे बड़ा पसंद है नाम, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जानते कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या है? कि ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है तो यहां पार्शियल डबल बना दिया, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर के एक्चुअल स्ट्रक्चर है 1 और 2? नो। क्या दोनों स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअल में? यस। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया बच्चे? एक और नाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एक और नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक और नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। पर इतना समझाने के बाद बच्चा एक और सवाल पूछता है जिसको सुनने के बाद थोड़ा दुख होता है। बच्चा ये पूछता है, देखो सारे सवाल निकालूंगा आपके मन के। बच्चा ये पूछता है, सर एक बात बताओ, एग्जाम में क्या आता है? कई बार बच्चा पूछता है, सर एग्जाम में क्या आता है? जब हम सामने पढ़ाते हैं ना क्लासरूम में, तो अपने बच्चा पूछे, जो भोला बच्चा होता है तो मन का साफ होता है, वो पूछ लेता है, सर एग्जाम में क्या आता है सर? कई बार ऐसे बच्चे में गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। कम से कम हम बच्चों के मन के एक सवाल को तो निकाल पाए अंदर। बच्चों आपको छोटा सा सवाल आएगा, यहाँ तो आएगा डिफाइन रेजोनेंस, अभी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, यहाँ ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, यहाँ ड्रॉ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। बस आपको इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। पर क्या आपको मेरे इस बताने के बाद रेजोनेंस से जुड़ी कुछ गलतफहमी दूर हुई? बोलो बच्चे, क्या रेजोनेंस से जुड़ी कुछ गलतफहमी दूर हुई बच्चे? अभी मैं फर्स्ट पेज पे दोबारा आऊंगा, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। चलिए मैं भी रेजोनेंस को और अच्छे से समझाना चाहता हूं, और अच्छे से। आपको याद है कार्बोनेट, कार्बोनेट का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या बनाया था? मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, जाके देखो मैंने कैसे बनाया था। और मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड, हाँ बच्चे बोलो। नहीं नहीं, कोई नहीं बता पाया इसको तक। तुम पढ़ो, तुम कोशिश करना। क्या नाम बच्ची आपका? हाँ रितिशा, डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोशिश करना पड़ेगा। हाँ बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है दो एटम के बीच में इक्वली, पर हम उसको सिंबॉलिकली दिखा पाते, हम उसको सिंबॉलिकली दिखा पाते, डायग्रामेटिकली दिखा पाते। पर हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन एटम के बीच में इक्वली मूव कर रही है, ताकि सभी एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, कोई वंचित ना रह जाए। क्योंकि जहां पे कोई वंचित रहेगा, आप जानते हैं वहां पे क्या होगा? तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अनस्टेबिलिटी होगी। चाहे आप घर में दो लोग भोजन कर रहे हैं और एक को आइसक्रीम मिल जाए और एक को ना मिले, तो भाई बहन में जितना मर्जी प्यार हो, लड़ाई तो ही जाती है ना। तो अगर बराबर बराबर माँ बाप बांट देते हैं उसको, तो फिर वहां शांति बनी रहती है। आप सहमत हैं इस बात से? पर आइसक्रीम को बांटते हुए दिखाया जा सकता है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बांटते हुए नहीं दिखा पाया लुईस। कैसे बटे वो? ठीक है ना बच्चे? चलिए, अब कार्बोनेट में जिस दिन डबल बॉन्ड बना रहा था, तो मैंने क्या कहा था? डबल बॉन्ड कहीं भी दिखा दो, ये कहा था नहीं कहा था मैंने? बोलो। तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, और कहां कहां आ सकता है फिर? अगर इसमें मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अब बताओ, जहां पर मोर देन वन लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन हो, वहां पे किसका जन्म होता है? रेजोनेंस का। तो यहां पे रेजोनेंस है, इसका मतलब यस, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वन मोर देन वन पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, there is a possibility of resonance, and the possible structures are known as resonating structure, are known as canonical structure, are known as contributing structure मतलब they will contribute towards the actual structure, but इनमें से actual कोई भी नहीं है। हाँ, अब फिर लड़ाई होगी कि इन तीनों में से कौन सा सही है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सही होता, कोई भी एक सही होता, जानते हैं कार्बोनेट कैसा दिखाई देता? जानते हैं कार्बोनेट कैसा दिखाई देता? ऐसा। कोई भी एक सही होता तो। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बनाया?
क्या बनाया? शाबाश शाबाश शाबाश। अभी बॉन्ड पैरामीटर सिखा के आऊं 5 मिनट पहले आपको। तो डबल बॉन्ड छोटा होगा, यानी कि अगर कार्बोनेट में एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड हैं, तो यानी कि जो सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है छोटा होगा, और जो डबल बॉन्ड है वो बड़े होंगे और बराबर के बड़े होंगे। ये लाइन समझ में आई? सिंगल बॉन्ड बड़े होंगे और बराबर के बड़े होंगे, ये लाइन समझ में आई आपको? पर हमने कार्बोनेट का कर दिया एक्सरे, क्योंकि सारे झगड़े का समाधान एक ही होता है, क्या? एक्सरे। हमें 4 एटम दिखाई दिए ऐसे, ऑब्वियस है न्यूक्लियस 4 दिखाई देंगे, तो बीच वाला न्यूक्लियस किसका होगा? कार्बन का, ऑक्सीजन का। हमने इनके न्यूक्लियस को जोड़ दिया, और जब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जोड़ते हैं, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और हमने देखा ये तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ क्या थी? इक्वल बॉन्ड लेंथ पाएगी मेरे बच्चे। आप बताओ इक्वल बॉन्ड लेंथ क्या स्पष्ट करती है? क्या पहला सही है, या दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या कोई भी सही नहीं है? कोई भी सही नहीं है। यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल के मोर देन वन पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हो, और उनमें से कोई भी एक्चुअल रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो रेजोनेंस आती है। एंड दोस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जानते हैं डबल बॉन्ड कहां गया? जानते बच्चों डबल बॉन्ड कहां गया? डबल बॉन्ड तीनों में बराबर बट गया, पार्शियल इधर, पार्शियल इधर, और पार्शियल इधर। ये पूछा गया लुईस से कैसे बट गया, मान के दिखा। लुईस ने क्या कहा? अब मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो भैया मुझे पता नहीं, तो लिमिटेशन तो बनेगी ना फिर। एंड दिस इज नोन एज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। आप थोड़ा अगर मैथमेटिकली तेज हैं तो मुझको बताओ, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर हियर? बताओ। बहुत बढ़िया, 1.33। क्योंकि क्योंकि एक बॉन्ड 3 में बटा है, एक बॉन्ड 3 में बटा है, मतलब एक रोटी 3 बच्चों में बटेगी तो कितनी बटेगी? ठीक है, तो सबको एक एक रोटी मिल गई, और बाद में चौथी रोटी 1/3 तीनों को मिली, तो बताओ सबने कितनी रोटियां खाई? आई बात समझ में नहीं आई? तो थोड़ा सा मैंने कहा ना, मैं हमेशा अब बताता हूं आपको, आपकी सीबीएसई थोड़ा सा हाई बताऊंगा हमेशा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट आयन? व्हाट्स आंसर? और ये बॉन्ड बताओ, सिंगल बॉन्ड जितना होगा, या डबल बॉन्ड जितना होगा, या इन दोनों के बीच में होगा? बीच में होगा। अब मैं देखता हूं किसको और अच्छा समझ में आ रहा है। अब मेरे इस बात का जवाब थोड़ा सोच के देना। ये जो बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड सिंगल के थोड़ा नजदीक होगा, या डबल के थोड़ा नजदीक होगा? क्या लगता है? सिंगल के नजदीक होगा। बढ़िया, शाबाश। क्योंकि डबल बॉन्ड 1/3 हो गया, ये वाला सीन निकलेगा, ये वाला सीन निकलेगा। बहुत बढ़िया बच्चे। अगर 1.5 होता तो सीधा किसके बीच में निकलता? एग्जैक्ट मीन निकलता, ये मीन क्या थोड़ा पास पास होता। पर 1.33 है, तो यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर थोड़ा कम है, यानी कि सिंगल से थोड़ा छोटा होगा ये वाला। ये बात समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं अप लेवल ले गया आपका, यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी यहां पर। अभी हम रेजोनेंस की डेफिनेशन पे नहीं आए। हाँ बोलो सर। 1.33 डबल बॉन्ड के नजदीक नहीं बेटा। अगर 1.66 होता तो मैं कहता डबल बॉन्ड के नजदीक है। आप बताओ, नंबर लाइन में ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, तो बताओ 1.33 किसके नजदीक रह रहा है? 1 के नजदीक है या 2 के नजदीक है? बस सिंपल सी बात है। अच्छा चलो, नाइट्रेट के याद है, नाइट्रेट के जिस दिन बना रहे थे हम, नाइट्रेट का हमने ये बनाया था, तो क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है? यस। और अगर पॉसिबिलिटी है
तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यस। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 3 में से एक्चुअल कौन है, 1, 2 या 3, या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमने इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया और तीनों बॉन्ड बराबर पाए गए, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज थ्री, सॉरी। इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहेंगे, एंड दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो जहां पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या है, रेजोनेंस। पर रेजोनेंस बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, एटम की पोजीशन शिफ्ट नहीं करनी, एटम वहीं के वहीं रहेंगे। किसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो आप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो बस। अब नाइट्राइट का कैसे बनाते थे, नाइट्राइट का कैसे बन सकता है, अब बताओ इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये बनेगा, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जिसके पास है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, पी ब्लॉक खोलेगा, ग्रुप 16 में जाएगा, पी ब्लॉक चैप्टर को खोलेगा, ग्रुप 16 में जाएगा। उसमें एक सवाल है, why two bond in ozone are equal, why two OO bond in ozone are equal, बताओ क्या आंसर दोगे। ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन these two atoms। तो आज आपको 12 का क्वेश्चन करा दिया मैंने। SO2 में भी रेजोनेंस होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। तो ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है, टू बॉन्ड लेंथ इन SO2 आर इक्वल, आंसर क्या दोगे, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू SO bonds। SO3 में रेजोनेंस होगी नहीं होगी, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो SO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, जरा बताएगा कोई बच्चा। 3, 1, 2, 3, और हाइब्रिड बना देना अपने आप लाइक दिस। तो SO3 में भी सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा तो बेंजीन में डबल सिंगल ऐसे होता है। अब कई टीचर बेंजीन यू बनाते मिल जाएंगे और कई टीचर बेंजीन यू बनाते मिल जाएंगे। तो दोनों में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जहां पर ये भाषा आ जाए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर वहां पे किसका जन्म होता है, रेजोनेंस। तो these two are resonating structure and the actual structure is something else। अब बताओ अगर दोनों में से कोई एक सही होता, पता है क्या होता, दोनों में से कोई एक सही होता तो बेंजीन पता कैसे दिखती, बड़ा बॉन्ड छोटा बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड छोटा बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड छोटा बॉन्ड, बेंजीन ऐसी दिखती। पर ऐसी होती है बेंजीन, क्या मतलब है इसका, बेंजीन अगर ऐसी होती है तो हाँ, डबल बॉन्ड आधा इधर बट गया, आधा इधर, आधा इधर बट गया, आधा इधर, आधा इधर बट गया, आधा इधर, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर, 1.5, 1.5। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेंजीन में भी रेजोनेंस होती है। अब हम आते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन पे। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्लियर है कैसे बना रहे हैं, मैंने आपको उस बात पे जोर दे दिया जो एग्जाम में आता है। अब आते हैं असल पॉइंट पे, डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए कौन सा पेज छोड़ा था मैंने, ये वाला पेज था, बेंजीन का बच्ची। आज मैं दिखाता हूं, ये था ना बेंजीन का, देखो बच्चे। अब बताओ इन दो के बीच में डबल बॉन्ड बट गया,
ये देखो, यानी कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दो बॉन्ड में बट गया, यानी कि इन दोनों को मान लेते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था ही था, ठीक है। डबल बॉन्ड आधा इधर बट गया, आधा इधर बट गया, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आया इसका, इसका क्या आया, ऐसे दो, एक बॉन्ड आधा इधर बट गया, आधा इधर बट गया, ऐसे एक बॉन्ड आधा इधर बट गया, आधा इधर बट गया, तीन थे ना, तो तीन डबल बॉन्ड 6 में बट गए, तो तीन चीजों को 6 में बांटेंगे तो आधी आधी बटेगी सब में, और एक ऑलरेडी था ही था, तो 1.5 होगा ना बच्ची। तो यानी कि बेंजीन का बॉन्ड सिंगल और डबल के क्या आएगा, सिंगल वाली लेंथ है कि डबल वाली आएगी, बीच में आएगी, बीच की आएगी, ठीक है ना। अब ठीक है, ये नियर अबाउट 1.5 होती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट डाटा तो ढूंढना पड़ेगा। ये नियर अबाउट 1.3 होती है, ये नियर अबाउट 1.4 होती है पिकोमीटर में, तो यानी कि डबल और सिंगल के बीच की लेंथ होती है बेंजीन के अंदर, ठीक है बच्चे। अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था स्टार्टिंग में। डेफिनेशन तो बताई नहीं आपको अभी तक। देखिए, रेजोनेंस ये कहती है व्हेनेवर सिंगल लुईस, अब समझ में आएगी, एक एक शब्द ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने हिंदी में कई बार डेफिनेशन बोल दी इसकी। व्हेनेवर सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, ये लाइन समझ में आई। क्या ये मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकता है, बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकता है, बताओ, नहीं, क्योंकि एक्यूरेट तो ये है। तो व्हेनेवर single Lewis structure cannot describe the molecule accurately, the number of structure with a similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electron are taken as canonical structure of hybrid which describe the molecule accurately. दोबारा से सुनना, whenever single Lewis structure cannot describe the molecule accurately, then the number of structures with similar energy, आप देखो इन दोनों को, देखो दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे, दोनों की एनर्जी कैसी होगी, लगभग एक जैसी। दोनों में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक जैसे। तो लाइन दोबारा से सुनना, whenever single structure cannot describe the molecule accurately, the number of structures with similar energy, similar position of nuclei, similar bonding and non-bonding electron are taken as canonical structure of the hybrid which explain the molecule accurately. मतलब जब कोई एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाए, तो जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं एक जैसे देखने में, एक जैसी एनर्जी में, एक जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मामले में, then they are taken as canonical structure of the hybrid, and this hybrid structure explain the molecule accurately. This is known as resonance. Definition clear है resonance की बच्चा, बोलिए। देखिए, मैं अब इसके बाद हाँ डेफिनेशन बच्चे दोबारा बोल देते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेनेवर सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, ये नहीं समझ में आई। Whenever single Lewis structure cannot describe the molecule accurately, the number of structures with similar energy, similar position of nuclei, similar bond pair lone pair electron are taken as canonical structure. तो जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, हाइब्रिड के। कौन हाइब्रिड, विच एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। तो बेसिकली जब लुईस एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, और उन पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला के एक हाइब्रिड बनता है, और वो हाइब्रिड उनको एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है। आपके एग्जाम में यही आएगा, डिफाइन रेजोनेंस या
ड्रॉ द रेजोनेटिंग ऑफ दिस, ड्रॉ द रेजोनेटिंग ऑफ दिस। पर मैं आपसे एक चीज की उम्मीद करता हूं बच्चे, आपसे एक चीज की उम्मीद करता हूं बच्चे। आप एनसीईआरटी में, सबके पास एनसीईआरटी तो होगी ना, पेज 106 को खोलिएगा और उसमें एक ग्रीन बॉक्स में कुछ मिसकंसेप्शंस दे रखी हैं रिगार्डिंग रेजोनेंस। वो जरूर रीड करिएगा। दोबारा बता दूं, पेज 106 पर एक ग्रीन कलर के बॉक्स में सम मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग रेजोनेंस आर गिवन, प्लीज मस्ट रीड इट। आप समझे इसका मतलब बच्चे, समझे? इसका मतलब ये है, अगर एनसीईआरटी ये बता रहा है कि रेजोनेंस के मामले में कुछ गलतफहमियां बच्चों को हो सकती हैं, तो बताओ इसका मतलब क्या है फिर? एनसीईआरटी क्यों बताना चाह रहा है ये बात? क्या एनसीईआरटी में कभी किसी टॉपिक के बारे में मिसकंसेप्शंस लिखी हुई हैं? क्या एनसीईआरटी के 4 चैप्टर पढ़ लिए 11वीं क्लास में, कहीं पे मिसकंसेप्शंस पढ़ी है किसी के टॉपिक की? नहीं पढ़ी। पर एनसीईआरटी यहां क्यों दे रहा है मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग? तो यहां क्यों दे रहा है? जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एनसीईआरटी के ऑथर्स को भी मालूम है कि बच्चे रेजोनेंस के बारे में गलत समझते हैं, गलत सीख लेते हैं और उसी गलत कंसेप्ट को पूरा साल चलाते हैं। और बच्चे रेजोनेंस अच्छे अच्छे बच्चों की अच्छी नहीं होती। मतलब रेजोनेंस का पता होता कुछ है, पर क्या है आप पूछ लो, बता दे तो मैं मान जाऊं। ट्राई करके देख लेना, जिसकी 12वीं क्लास हो रखी हो या जो 12वीं क्लास में, वो पूछ के देख लेना एक बार उनसे। ऐसे ही पूछ लेना बातों बातों में, खाना खाते हुए, भाई रेजोनेंस क्या होता है बताना जरा। खाना छोड़ के चले जाएंगे, बाद में बताऊंगा तेरे को। तो रेजोनेंस वीक रहती है, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या डाल दिया यहां पर, मिसकंसेप्शंस। आप उसको रीड करेंगे, वो साफ कहता है कि ये और ये, अगर ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें से किसी का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइब्रिड। और ये भी मत समझ लेना कुछ देर के लिए ए, कुछ देर के लिए बी, कुछ देर के लिए सी। और ये भी मत समझ लेना कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसलिए एनसीईआरटी वाले ने क्या डाली है? मिसकंसेप्शंस। केमिस्ट्री में 3 तरह के एरो होते हैं, पहला, दूसरा, सॉरी दूसरा गलत बना रहा हूं, दूसरा और तीसरा। पहले का मतलब है ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ए रिएक्ट करके बी में जा रहा है। दूसरे का मतलब है सी एंड डी आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? चैप्टर नंबर 7 की वेट करिए। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इस ई और एफ का मतलब क्या है? ई और एफ के बीच में क्या है, इसका क्या मतलब है बताइए? ई एंड एफ आर इन रेजोनेंस। इसका मतलब ना ई सही है ना एफ सही है। ये ई और एफ क्या रहे होंगे फिर? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? ई या एफ या कुछ और? कुछ और। अब समझ में आ गया आपको? अब समझ में आ गया, ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, नमस्ते।